बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ का सीरीज़ चल रहा है। 100 एमसीक्यूज़ हमने पार्ट 1 में अपलोड किए हैं, 100 एमसीक्यूज़ इसमें अपलोड होंगे। अबाउट 800 एमसीक्यूज़ आज हम अपलोड करेंगे। आज रात तक हम ये चीज़ फिनिश करते हैं, इसके बाद जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ होंगे। तो डियर, द टर्म दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ द अर्थ इज़, कौन सा टर्म ज़मीन की शक्ल को डिफ़ाइन करती है, शक्ल को बयान करती है? जियोइड। जब ये वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि ये ज़मीन की शक्ल के बारे में बात करती है कि ज़मीन गोल है, ज़मीन बेज़वी शक्ल में है, एलिप्टिकल शेप में है। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज़ द हाईएस्ट एट द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पे ज़मीन का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है नॉर्थ पोल पर। द साइज़ ऑफ द अर्थ वाज फर्स्ट मेजर्ड बाई, ये साइंटिस्ट के नाम है। तो किसने मेजर किया था? इसमें अपने रटा लगाना है। देखो डियर, इस पे अपने किस तरह रटा लगाना है मैं टिप्स बताता हूँ। अर्थ किस चीज़ से स्टार्ट है? EAR। और इस साइंटिस्ट का नाम किस चीज़ से स्टार्ट है? ERA। तो दोनों एक जैसे है, तो सो इजी, ठीक है। डेज एंड नाइट आर कास्ड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। दिन और रात क्यों आते हैं? ज़मीन का अपने आप के गिर्द घूमना, जिस तरह आप अपनी जगह पे इधर उधर घूमते हो, इस तरह ज़मीन का अपने इर्द गिर्द घूमना डेज और नाइट को सबब बनती है, ठीक है। 105 नंबर एमसीक्यूज। द क्रस्ट फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ? क्रस्ट, ये ऊपर ज़मीन का जो ऊपर हिस्सा है, ये ज़मीन के पूरा ज़मीन जिस चीज़ से बना है, ये ऊपर वाला हिस्सा कितना हिस्सा है उनका? तो 0.5% है। ज़मीन तो नीचे बहुत ज़्यादा है, इसका कोर, इसका मेंटल और बहुत ज़्यादा हिस्से है। 106 एट अल्टीट्यूड ऑफ 45 डिग्री द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ। अच्छा डियर, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में फ़र्क सीखे। लेटीट्यूड लेट से निकला है, ये मैं सिर्फ टिप्स बताता हूँ, लेट से निकला नहीं है। लेट ना मतलब जो चीज़ पड़ा हुआ हो, तो लेटीट्यूड वो लाइन होते हैं जो पड़े हुए होते हैं, और लॉन्गिट्यूड इसके अपोजिट जो कड़े हुए होते हैं, ठीक है। लेट ना लेटीट्यूड। तो कहते हैं कि लेटीट्यूड 45 डिग्री लेटीट्यूड पर अर्थ का रोटेशनल मोशन कितना वेलोसिटी से होता है? तो ये कुछ एमसीक्यूज है जिस पे आपने रटे लगाने होंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फाइंड हो चुकी है ये वैल्यूज़। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या करता है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये करता है कि आलूदगी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ऊपर फ़िज़ा में जमा हो जाता है, हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसमें जज़ब हो जाता है, और फिर जो हीट पैदा होता है इस दुनिया में गाड़ियों के चलने की वजह से, इंसानों की वजह से मुख्तलिफ, तो वो हीट ऊपर नहीं जाता, वो इधर ही रह जाता है, ठीक है। क्योंकि ऊपर तो आसमान और हमारे दरमियान मिसाल कार्बन डाइऑक्साइड की एक छत हो जाता है, छत बन जाता है, और इस छत से फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर मूव नहीं कर सकता। एंड दैट्स वाई हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर रोज़ बरोज़ बढ़ता है, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रैपिंग मतलब सोलर एनर्जी ज़मीन के अंदर, ज़मीन पर जब सूरज की शुआएँ पड़ती है तो ये ज़मीन से दोबारा रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, तो इसको वापस जाने नहीं देती कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये वापस जब जाती है तो ये थोड़ा कमज़ोर होती है, और जब सूरज से आती तो इस वक्त तो मज़बूत होती, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से गुजर सकती है। द अर्थ 108 नंबर। द अर्थ एनुअल सर्किट अराउंड द सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, जब ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाती है तो ये कितना फ़ासला तय करती है हर साल? तो ये 966 मिलियन किलोमीटर का फ़ासला तय करती है। जब ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है तो ये 966 मिलियन किलोमीटर फ़ासला तय करती है। इंसुलेशन हीट्स अप द लैंड मासिस। इंसुलेशन कहते हैं जब किसी चीज़ पर डायरेक्ट हवा लगती है तो इसे इंसुलेशन कहते हैं, ठीक है। इंसुलेशन हीट्स अप द लैंड मासिस मोर क्विकली देन द वाटर बॉडीज़ बिकॉज, जब सूरज की शुआएं ज़मीन पर पड़ती तो ज़मीन जल्द गर्म हो जाता है, पानी इतना जल्द गर्म नहीं हो जाता, तो इसकी वजह यह है कि पानी को गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है।
110 नंबर, द हेवियर सिलिकेट नेम्ड सीमा एंड सिलिका प्लस मैग्नीशियम आर मोस्ट अबंडेंट इन द ओशन फ्लोर। समंदर के जो फ्लोर्स है उस पे ये सिलिकेट, हेवियर सिलिकेट, जिसको सीमा भी कहते हैं, सेंड की एक शक्ल है, सेंड। What is the approximate equatorial circumference of the earth? इक्वेट्रियल सर्कम्फेरेंस ऑफ द अर्थ कितना है? इक्वेट्रियल सर्कम्फेरेंस किसे कहते हैं? जब आप ज़मीन के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाते हो इक्वेटर से, इक्वेटर के एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक, तो इसे कहते हैं इक्वेट्रियल सर्कम्फेरेंस, और ये 40,000 किलोमीटर है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, उसका स्पीड कितना होता है? 1600 किलोमीटर एक मिनट में वो कवर करती है, 1600 किलोमीटर एक मिनट में, ठीक है। सेशनल वेरिएशन इज़ द लीस्ट। अच्छा, सेशनल वेरिएशन कहाँ पे कम होती, कहाँ पर गर्मी और सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बल्कि तकरीबन एक ही मौसम रहता है आर्कटिक सर्कल में। डियर, ये आर्कटिक सर्कल आपको नज़र आता है, देखिए ये आर्कटिक सर्कल, ये रेड वाला, ये येलो कलर वाला, ये पोल के नज़दीक, ठीक है। आप ग्लोब देखें, ग्लोब पे नॉर्थ और साउथ पे पोल्स होते हैं और ईस्ट और वेस्ट पे इक्वेटरल होते हैं। तो ईस्ट और वेस्ट को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसे इक्वेटर कहते हैं। तो ये जो पोल है इस पे हमेशा बर्फ़ रहती है। इस यहाँ तक सूरज की शुआएं बहुत ज़्यादा कम शिद्दत के साथ पहुँचती हैं। तो इस वजह से इस रेड येलो लाइन के सर्कल के अंदर जो मौसम होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम चेंज होते हैं, ठीक है डियर। 114 नंबर MCQ, द सरफेस ऑफ अर्थ दैट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड। ज़मीन का वो हिस्सा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान वाक़या है उससे क्या कहते हैं डियर? उससे टोरिड ज़ोन कहते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? देखिए डियर, ये इक्वेटर है, ये जो साउथ अमेरिका की बिल्कुल ऊपर लाइन है, इससे 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। ये 30 डिग्री पर ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और 30 डिग्री पर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो 30 प्लस, ऊपर वाला जो 30 उससे प्लस की थी और नीचे वाला जो 30 उससे माइनस की थे, तो +30 और -30 के दरमियान जो इलाका है इसको कहते हैं टोरिड रीजन। क्या कहते हैं? टोरिड जोन। तो टोरिड जोन 30 डिग्री के अंदर जो इलाका है, 30 प्लस और 30 माइनस के दरमियान। 115 नंबर MCQs, ये भी उसी मैप का हिस्सा है। द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ अर्थ, ज़मीन का तकरीबन डायमीटर कितना है? 12,756 किलोमीटर। 116 द प्लेस विच हैज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शार्टेस्ट नाइट ऑन 22 दिसंबर, वो कौन सी जगह है जिसकी लॉन्गेस्ट दिन और शार्टेस्ट नाइट होती है 22 दिसंबर पे? मेलबोर्न। द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ शॉर्टर देन इक्वेटर। देखिए डियर, यहाँ पे ये 43 किलोमीटर कहता है कि जो अर्थ का पोलर डायमीटर है, पोलर डायमीटर वो होता है, ये जो रेड लाइन मैंने किया है ये इक्वेटरल डायमीटर है, और पोलर डायमीटर ये जो शॉर्ट साइड है इस मैप का, तो कहता है कि ये शॉर्ट साइड, ये लेंथी साइड से कितना कम होता है? तो डियर ये 43 किलोमीटर कम होता है, ठीक है। इसके बाद है 118 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल आर सपोज टू कॉन्स्टिट्यूट द इंटरनल कोर ऑफ द अर्थ। ज़मीन के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में कौन से मेटल होते हैं? निकल और आयरन। 119 नंबर MCQ, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अर्थ एज अ होल इज़ 5.52 वर्नल इक्विनोक्स। तो डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs पढ़ते, ये रेड लाइंस, रेड वर्ड जो आपको नज़र आ रहा है ये इस MCQs की एक्सप्लेनेशन है, ये मैं समझाता हूँ, आप सिर्फ MCQs को देखें। वर्नल इक्विनोक्स अकर्स ऑन, ये कब होते हैं? 21 दिसंबर, मार्च 21, तो ये मार्च 21 को होते हैं वर्नल जो इक्विनोक्स है। तो वर्नल इक्विनोक्स मार्च 21 मार्च को होते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब रेड लाइन वर्ड्स को देखिए। वर्नल इक्विनोक्स 2 मोमेंट्स इन द ईयर, ये साल में 2 मरतबा होती है, जब सूरज बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर चमकता है और डे और नाइट इसमें बराबर होते हैं। ठीक है, ये मार्च 21 को होता है और दूसरी मरतबा कब होता है, नेक्स्ट MCQs में आ जाएगा। 121 The Earth revolves around the Sun in its orbit by approximately 1 डिग्री पर डे। ज़मीन हर रोज़ 1 डिग्री हरकत करती है। जिस तरह घड़ी में सुई, मिनट की सुई 1 मिनट के बाद थोड़ा हरकत करती है, 1 डिग्री का हरकत करती है, तो इस तरह ज़मीन 1 दिन में इतना हरकत करती है। ठीक है। द स्टडी ऑफ टाइम इन रिलेशन टू अर्थ हिस्ट्री, अर्थ की तारीख़, अर्थ के माजी का स्टडी क्या कहलाती है, क्रोनोलॉजी, जियो क्रोनोलॉजी। 123 द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ द स्मॉलेस्ट, सूरज ज़मीन के कब बहुत ज़्यादा करीब होता है, तो ये जून में होता है, इस वजह से तो गर्मी भी होती है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ एट हाइट ऑफ, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितने हाइट पर होता है, 3600 किलोमीटर के हाइट पर होता है। ये साइड में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की डिफिनेशन है। ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है अर्थ के इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर कौन सा है, ये मैंने आपको अभी पहले फिगर में दिखा दिया। इन विच सैटेलाइट ऑर्बिटल पीरियड, अच्छा उसमें जो उस ऑर्बिट में जो स्टेशनरी ऑर्बिट एक रास्ते को कहते हैं जिसमें सैटेलाइट हरकत करती है, तो उसका स्पीड वो होता है जो अर्थ के रोटेशन का होता है। ठीक है, इज़ इक्वल टू अर्थ रोटेशन। ठीक है, जो स्टेशनरी ऑर्बिट वो होता है वो रास्ता जिसमें सैटेलाइट उस स्पीड से हरकत करे जिस स्पीड से अर्थ ज़मीन खुद रोटेशन करती है। 125 owing to equatorial bulge and the polar flattening, the polar radius of the earth falls shorter the equator radius about। वही बात है जो हमने इससे पहले MCQs में की कि पोलर रेडियस, वहाँ हमने ये पढ़ा कि पोलर डायमीटर इक्वेटर डायमीटर से कितना कम होता है, तो यहाँ पर बात है कि पोलर रेडियस इक्वेटर रेडियस से कितना कम है, तो उसका हाफ कम होगा। वहाँ पे 43 था, यहाँ पे 22 किलोमीटर है। 126 एंटीपोड्स आर, एंटीपोड्स क्या होते हैं, ये फिगर में आप देखें। इक्वेटर के अपोजिट साइड पे, बिल्कुल एक दूसरे के जो अपोजिट साइड पे 2 लोकेशन होते हैं उससे वो कहते हैं एंटीपोड। लेकिन शर्त ये है कि ये जो अपोजिट साइड है उसको मिलाने वाली लाइन बिल्कुल जो इक्वेटर का सेंटर है, ये ज़मीन का जो सेंटर है उससे गुजरेगी। ये इस लाइन का सेंटर से गुजरना ज़रूरी है। ये जो मैंने तीर निशान लगाया है 2 छोटे छोटे रेड सर्कल के दरमियान, ये लाइन सेंटर से गुजरी है। तो जो लाइन सेंटर से गुजरती है और 2 एंड्स को मिलाती है, तो इसे कहते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो एंटीपोड 2 अपोजिट प्लेस। The largest amount of the solar radiant energy which is reflected back into space before reaching the earth's surface is due to, सूरज का बहुत ज़्यादा हिस्सा ज़मीन तक पहुंचने से पहले वापस चली जाती है सूरज की तरफ। ये क्यों होता है, ये क्लाउड्स की वजह से होता है, बादलों की वजह से होता है। और कितना हम ज़मीन तक पहुंचता है, पार्ट 1 में हमने पढ़ा है 51%। 128 द अर्थ रोटेट अराउंड द एक्सिस पॉइंटिंग टूवर्ड्स, जब ज़मीन अपने आप अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है तो ये किस तरफ उसका डायरेक्शन होता है। मैं इसका मिसाल लेता हूँ। जब एक पत्थर को आप रस्सी से बांधते हैं और इसको अपने इर्द गिर्द घुमाते हो, तो हम कहते हैं कि इस घुमाने का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, यानी हमारी तरफ होता है। इस तरह ज़मीन जब रोटेट होती है तो वो उसके एक्सिस का किस तरफ होती है, पोलर स्टार। पोलर स्टार एक स्टार है जो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ज़मीन आसमान पर एक बार नमूदार होता है। तो एक मशहूर स्टार है जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ द पोलर स्टार, अच्छा ये है एट अ प्लेस 28 डिग्री नॉर्थ एंड 78 डिग्री ईस्ट।
तो एल्टीट्यूड है 28, पोलर स्टार का एल्टीट्यूड क्या है 28। अच्छा, एल्टीट्यूड क्या होता है डियर? एल्टीट्यूड इक्वेटर से किसी चीज़ का डिस्टेंस नापना, किसी चीज़ का हाइट नापना, तो ये एल्टीट्यूड कहलाता है। अब इक्वेटर कौन सा होता है? जो ईस्ट और वेस्ट को मिलाती है वो लाइन इक्वेटर कहलाती है। वो लाइनें तमाम, जो नॉर्थ तो सिर्फ एक पॉइंट नहीं होता, नॉर्थ तो बड़ा नॉर्थ है, तो नॉर्थ और वेस्ट को मिलाने वाली लाइनें इक्वेटर्स कहलाते हैं। मैं आप लोगों ने पहले देखे, मैं दोबारा दिखाऊंगा। द इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन इज बैलेंस्ड बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम अर्थ गोइंग बैक टू स्पेस। दिस इज नोन एज हीट बैलेंस ऑफ अर्थ। एमसीक्यू का मतलब ये है कि सूरज से आने वाली जो शुआएँ होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। शॉर्ट वेवलेंथ मतलब ज़्यादा एनर्जी वाली होती है, और फिर उसको बैलेंस किया जाता है किस चीज़ के ज़रिए? जो ज़मीन से वापस जाती है, जो शुआएँ रिफ्लेक्ट करती है, तो वो कम एनर्जी वाली होती हैं, मतलब ज़्यादा वेवलेंथ वाली होती है। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? हीट बैलेंस ऑफ अर्थ। 131 द अप्रॉक्सीमेट सरफेस टेम्परेचर ऑन द सनलिट साइड ऑफ द अर्थ इज़। सनलिट साइड ऑफ द अर्थ कौन सा होता है? वो सरफेस जिस पर डायरेक्ट रोशनी पड़ती हो उससे सनलिट कहते हैं। तो कहता है कि ज़मीन का तकरीबन टेम्परेचर कितना होता है? 17 डिग्री। ठीक है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। ये 17 इस वजह से लिखते हैं कि तमाम टेम्परेचर्स का ये एवरेज है, कहीं पर ये ज़्यादा कहीं पर कम। MCQ नंबर 132, विच पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंसुलेशन। ज़मीन का कौन सा हिस्सा सूरज की शुआएँ ज़्यादा हासिल करती है? इंसुलेशन मीन जब शुआएँ किसी सरफेस पर पड़ती है, तो इक्वेटोरियल रीजन पर ज़्यादा शुआएँ पड़ती है, और इक्वेटोरियल रीजन में तकरीबन जितने भी इलाके मौजूद हैं वहाँ पे गर्मी और सर्दी का आना बहुत जल्दी होता है। और पोलर जो रीजन है नॉर्थ और साउथ, वहाँ पे सूरज की शुआएँ इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती और वो हमेशा सर्द रहते हैं। द सन शाइन्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर ट्वाइस अ ईयर। साल में 2 मरतबा सूरज की शुआएँ बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होती है, और इसे इक्विनॉक्स फेनामिना भी कहते हैं, जो हमने इससे पढ़ा कि ये 21 मार्च को होता है। और दूसरी मरतबा कब होता है वो एमसीक्यूज़ में आ जाएगा, याद रखना। 134 the amount of insulation received at a placed on the surface of the earth depend upon the amount of insulation received। सूरज की शुआओं का हुसूल वहाँ के क्लाइमेट पर भी दारोमदार करता है। वहाँ का क्लाइमेट अगर हमेशा क्लाउडी होता है, वहाँ पे बादल होती है, तो इंसुलेशन बहुत ज़्यादा कम होगा। इंसुलेशन क्या कहते हैं? आई एम रिपीटिंग अगेन, सूरज की शुआओं का डायरेक्ट ज़मीन पर पड़ना इंसुलेशन कहलाते हैं, और सूरज की शुआओं से एनर्जी हासिल करना ज़मीन का इंसुलेशन कहलाता है। तो ये वहाँ की क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। खाली जगह द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ विच लेयर फॉर्म द मेजर पार्ट। कौन सा पार्ट ज़मीन का सबसे ज़्यादा हिस्सा बनाती है? कोर ज़मीन का सबसे ज़्यादा हिस्सा बनाती है। द डिस्टेंस ऑफ द इक्वेटर फ्राम आइदर ऑफ द पोल इज़। ये जो मैंने तीर निशान बनाया है ये इक्वेटर का पोल से डिस्टेंस है, तो ये कितना है? 1,002 किलोमीटर। ठीक है, और इसका डबल फिर ये पोल का डायमीटर हो जाएगा। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ज़मीन के रोटेशन का स्पीड कितना है? 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। डियर, रोटेशन और रिवोल्यूशन में फ़र्क है। रिवोल्यूशन सन की इर्द गिर्द ज़मीन का घूमना, तो ये रिवोल्यूशन है। रोटेशन ज़मीन का अपने आपके इर्द गिर्द अपनी जगह पे रोटेट होना, वो है रोटेशन है। ये 29.8 किलोमीटर पर सेकंड है। 138 नंबर MCQs हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना गिव्स एन एविडेंस फॉर स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ज़मीन की शक्ल स्फेरिकल है? तो ये लूनर इक्लिप्स है। क्या है? लूनर इक्लिप्स। डियर, यहाँ पे एक बात नोट कर ले कि स्फेरिकल शेप की ये खूबी होती है कि इस पर
शुआ जिस तरह भी पड़े, जहाँ से जिस साइड से भी पड़े, जिसके किसी हिस्से पर भी शुआ पड़े, ये सर्कुलर शेडो देता है। किस तरह शेडो देता है? सर्कुलर शेडो। और मून तो सर्कुलर है, तो ये उस पर सर्कुलर शेडो डालता है, और इस वजह से फिर चांद ग्रहण का वाक़या हो जाता है, मून लूनर इक्लिप्स जिसे कहते हैं। 139 द ऑर्बिट अलॉन्ग विच द अर्थ रिवॉल्व्स इज़, ज़मीन जिस रास्ते में हरकत करती है वो सर्कुलर होती है, इलिप्टिकल होती है, या इर्रेगुलर जिसका कोई शेप नहीं होता। तो डियर ये इलिप्टिकल होती है, अंडे की जो शक्ल है उस तरह के रास्ते में ये रिवॉल्व करती है सूरज के इर्द गिर्द। जापान इस कॉल्ड 140 जापान इस कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज जापान को कि ये जापान मशहूर है कि सूरज जापान से निकलता है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि जापान बीइंग द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इट हैज़ द अर्लीस्ट, जापान दुनिया के बिल्कुल मशरिक एंड पर वाक़या है और वहाँ पर सूरज सबसे पहले निकलता है। 141 नंबर MCQs, a semi-fluid shell which include both the crust and uppermost part of the mantle is known as a semi-fluid shell। semi-fluid shell जो कि लिक्विड और गैस का कम्बिनेशन होता है, जो मुकम्मल गैस या मुकम्मल लिक्विड नहीं होती बल्कि गाढ़ा शक्ल का होता है, तो वो इंक्लूड करती है क्रस्ट और मेंटल का अपर हिस्सा। तो इसे क्या कहते हैं? स्टेनोस्फीयर। डियर ज़मीन के कई हिस्से हैं, कोर है, मेंटल है, कोर अंदरूनी हिस्से को कहते हैं मेंटल, उसके बाद वाले हिस्से को कहते हैं क्रस्ट जिस पे आप और हम घूमते हैं। तो मेंटल और क्रस्ट का जो पोर्शन है, मेंटल का आखिरी हिस्सा ऊपर वाला और क्रस्ट का जो हिस्सा है इसको कहते हैं स्टेनोस्फीयर। इसको क्या कहते हैं? स्टेनोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, ये अपने लिए कुछ हिस्से हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं? स्टेनोस्फीयर। मेंटल कौन सा हिस्सा है? कोर और क्रस्ट के दरमियान जो हिस्सा ये मेंटल है। अर्थक्वेक रेयरली अकर्स इन, कौन से मुल्क में बहुत कम ज़लज़ले आते हैं? ब्राज़ील में। 142 कैल्डर इज़ अ फीदर एसोसिएटेड विद वोल्केनोज। कैल्ड्रा किसे कहते हैं? जब यहाँ किसी जगह से लावा निकलता है तो वो जगह इस तरह खाली रह जाता है, ठीक है, ये देखें, तो इससे कहते हैं कैल्ड्रा। सॉरी। 144 The instrument used for measuring earthquake is a seismograph. The instrument used for measuring earthquake is a seismograph. 145 Which ocean has the world's largest number of active volcanoes and is called ring of fire? कौन से समंदर में बहुत ज़्यादा वोल्केनोज है? वोल्केनो किसे कहते हैं? जहाँ से लावा निकलने की चांसेस होती है। तो कौन से समंदर में ये सबसे ज़्यादा है? तो डियर ये पैसिफिक ओशन में है। कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में। इसके बाद है 146 अर्थक्वेक आर काज्ड बाई। अर्थक्वेक किस चीज़ से होता है? लैंडस्लाइड, यूरोपियन इरप्शन ऑफ वोल्केनोज, टेक्टोनिक प्लेट्स, नॉन ऑफ दिस। ये एक्चुअली ये प्लेट्स के मोशन से होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के मोशन से होता है। अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज अकर मोस्टली इन, अर्थक्वेक और वोल्केनो, अर्थक्वेक ज़मीन का हिलना और वोल्केनो ज़मीन से लावा का निकलना। तो ये हम अक्सर कहाँ पर होता है? फोल्डेड एंड फॉल्टेड रीजन। फॉल्टेड रीजन ये होता है डियर, ज़मीन के अंदर जो प्लेट्स है बड़े बड़े, उसमें जब कोई मसला आता है तो इस वजह से ये दोनों, या जब ये एक दूसरे के ऊपर होते हैं, जिन इलाकों में ज़मीन के प्लेट, ज़मीन के अंदर प्लेट से लेयर्स है, जिन इलाकों में ये एक दूसरे के ऊपर पड़े वहाँ पे ज़लज़लों के ख़तरे ज़्यादा हैं, और जहाँ पे इसमें कोई मसले हैं, ये तो साइंटिस्ट को पता है, उन्होंने बताया है, वो कहते हैं ना कि फ़लाना इलाका सेंसिटिव है, फ़लाना इलाका अर्थक्वेक जोन है, तो उसे पता है कि यहाँ पर जो प्लेट्स है वो किस अंदाज में पड़े। अगर वो फोल्डेड है, एक दूसरे के ऊपर है, या उसमें कोई फॉल्ट है, तो वो इलाके अर्थक्वेक और वोल्केनोस के लिए सेंसिटिव होते हैं।
The phenomena of 148, the phenomena of an opening in the earth's surface through which a jet of hot water and steam is forced out regular interval is called, वो रास्ता जहाँ ज़मीन से खुद ब खुद गर्म वाटर, हॉट वाटर या स्टीम बुखारात निकलते हैं या इसको निकाला जाता है, तो इस रास्ते को टाइम के साथ गीज़र कहते हैं। क्या कहते हैं? गीज़र। या वो रास्ता जिससे लावा निकलता है ज़मीन से, उसे गीज़र कहते हैं। 149, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, करेक्ट ऑप्शन रेक्टर स्केल। द वोल्केनिक रीजन रिंग ऑफ फायर सराउंड्स पैसिफिक ओशन। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? वो इलाका जहाँ पर बहुत ज़्यादा लावा निकलने की इम्कानात है, तो वो कौन सा समंदर है? वो पैसिफिक ओशन है। और इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड मैग्मा। मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन के सतह के नीचे मोल्टन वो कहते हैं जो गाढ़ा शहद की तरह होता है, जो लिक्विड शहद की तरह होता है। तो जो राक मतलब पहाड़ इस तरह की शक्ल का हो, गाढ़ा हो, तो इससे क्या कहते हैं? मैग्मा, ज़मीन के सरफेस के नीचे। सोनामी इज़ अ लार्ज सी वेव। Tsunami is a large sea wave caused by an earthquake experienced recently along the coasts of Japan. Tsunami किस चीज़ का नाम है? वेव्स का नाम है, जो कि अर्थक्वेक की वजह से आए थे। समंदर में बड़े बड़े वेव्स आए थे, मतलब समंदर का पानी ऊपर आया था समंदर पर से। तो ये जापान में हुआ था और अर्थक्वेक की वजह से हुआ था। मोनालोवा इज़ एग्जाम्पल ऑफ 153। मोनालोवा किस चीज़ का एग्जाम्पल है? मोनालोवा एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है। 154, द वर्टिकल igneous rock inside the earth's surface are called dike. The vertical igneous rock inside the earth's surface are called dike. igneous rock किसे कहते हैं? जब राक मोल्टन लावा के सर्द होने या जम जाने से बनता है, तो इसे इग्नियस रॉक कहते हैं। लेट सपोज एक जगह लोहा है, लोहा वो पिघलता है और एक जगह पर जम जाता है। लोहा को आप गर्म करते तो वो पिघलता है। अब यही पिघला हुआ लोहा एक जगह पर जम जाता है, तो ये जो राग बनता है इससे इग्नियस राग कहते हैं और ये डाइक कहलाता है। सोनामी इज़ अ वर्ड ऑफ। सोनामी किस ज़बान का लफ्ज़ है? जापानीज़ का। सोनामी क्या है? सोनामी जब समंदर में बहुत बड़े बड़े वेव्स आए थे अर्थक्वेक की वजह से, उसे सोनामी कहा जाता था और ये जापानीज़ लैंग्वेज का वर्ड है। 156, टेक्टोनिक फोर्स इज़ रिलेटेड विद द बिल्डिंग ऑफ वेरियस फीदर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। टेक्टोनिक फोर्स is related with the building of various feather of अर्थ क्रस्ट। टेक्टोनिक फोर्स ज़मीन के अर्थ क्रस्ट पे होता है, मतलब ज़मीन के ऊपर। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिज्मोलॉजी। 157। 158, ओशन टाइडल वेव्स विच रिजल्ट फ्राम अर्थक्वेक आर नोन एज सोनामी। ओशन टाइडल वेव्स समंदर में लहरों का आना अर्थक्वेक की वजह से समंदर में जो वेव्स आते हैं उसे सोनामी कहा जाता है। सोनामी किस ज़बान का लफ्ज़ है? जापान का। 159, द मटेरियल दैट कम्स आउट ऑफ अ वोल्केनो एट द टाइम ऑफ एरप्शन इज़। एरप्शन की टाइम जो ज़मीन से लावा निकलता है वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसियस की शक्ल में भी होता है। ठीक है, तीनों शक्ल में ये निकल सकता है। 160, जापान एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक बिकॉज इट इज़ लोकेटेड इन दी वोल्केनिक बेल्ट। जापान में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं क्योंकि ये वोल्केनिक बेल्ट में वाक़या है। अब डियर, वोल्केनिक बेल्ट क्या होता है? वोल्केनिक बेल्ट वो होता है जहाँ पर फोल्डेड या फॉल्टेड प्लेट्स होते हैं।
इससे पहले एमसीक्यूज़ में चंद एमसीक्यूज़ पहले हमने पढ़ लिया कि वहाँ पे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लावा निकलता है जहाँ पर फोल्डेड और फॉल्टेड प्लेट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अपोज टू वोल्केनिक एक्टिविटी? अर्थक्वेक। वोल्केनिक एक्टिविटी से पहले क्या आता है? लेट सपोज डियर कहते हैं कि एक पहाड़ से लावा निकलता है, तो वहाँ पर पहले क्या हो जाता है, वहाँ पर पहले ज़लज़ला आता है, उसके बाद ये लावा निकलना शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ज़लज़ला आ जाए तो ये निकलेगा, लेकिन जहाँ पर लावा निकलता है वहाँ पर पहले क्या हो जाता है, ज़लज़ला आ जाता है। 162 volcanoes that have not erupted at all in historic times retain the feather of volcanoes are called। एक ऐसा पहाड़ है जो इस तरह नज़र आता है कि इससे लावा निकलेगा, लेकिन पूरे उम्र में, मतलब पूरी ज़िंदगी में, पूरी हिस्ट्री में उससे कोई लावा नहीं निकल आ चुका है, तो ऐसे वल्कानों को क्या कहते हैं? वल्केनोस को एक्सटिंक्ट कहते हैं, मतलब ख़त्म है ये अब। The instrument used for recording tremors of earth is known as seismograph, जो कि अर्थक्वेक के झटकों को फील करने के लिए यूज़ होता है, इसे क्या कहते हैं? सेस्मोग्राफ। 164 Which European country has over 200 volcanoes? Many of them are still active. आइसलैंड में 200 तकरीबन वोल्केनोस मौजूद है जहाँ से लावा निकलता है। लावा बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ होता है और इस तरह नज़र आता है जिस तरह आपने लोहे को गर्म किया हो और वो पिघलता है, ठीक है। द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। एपिसेंटर अर्थक्वेक का क्या है? एपिसेंटर नियरेस्ट पॉइंट टू सरफेस फ्रॉम द फोकस परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस। ज़मीन के सरफेस को सबसे करीबी पॉइंट जो कि परपेंडिकुलर होता है, किस चीज़ को परपेंडिकुलर होता है? जहाँ से ज़लज़ला शुरू होता है, ठीक है, तो इससे एपिसेंटर कहते हैं। तो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। नियरेस्ट पॉइंट टू सरफेस फ्रॉम द फोकस परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस। फ्रॉम द फोकस मीन जहाँ से ज़लज़ला शुरू होता है। तो 166 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डॉर्मेंट वोल्केनो? तो कौन सा वोल्केनो इसमें डॉर्मेंट है? वेसुवियस इन इटली, ठीक है, ये एक वोल्केनो का, एक पहाड़ का नाम है जो कि डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट कौन सा होता है? जो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उससे लावा नहीं निकला हो। उससे पहले लावा निकलता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उससे लावा न निकला हो, तो कौन सा? और बस साइंटिस्ट और ये जो स्टडी करते हैं इन चीज़ों को, वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि इससे किसी भी टाइम लावा निकल सकता है। 167 If a place is located at 20 north and 80 degree east, in which of the following continents does it lies? जो ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान वाक़या हो, तो वो कौन से कॉन्टिनेंट में वाक़या है? एशिया में, ठीक है। डियर थोड़ा बहुत ग्लोब बंदा स्टडी कर ले गूगल में, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी चीज़ है कि बंदे को लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता हो। लेटीट्यूड एक बार फिर मैं बताता हूँ कि नॉर्थ और साउथ के दरमियान जो लाइनें होती है, और कड़ी, इस तरह कड़ी लाइनें जो होती है, उससे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और ईस्ट और वेस्ट के दरमियान जो लेटी हुई लाइन होती है उससे लेटीट्यूड कहते हैं। 168 Days and nights are equal throughout the globe when the sun is above equator, ठीक है डियर, ये वो है ऑप्शन है। लेकिन जब सूरज इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर होता है, इससे इक्विनॉक्स भी कहते हैं इस फिनोमेना को, तो दिन और रात बराबर होते हैं। 169 लेटीट्यूड ऑफ साउथ पोल इज़। साउथ पोल का लेटीट्यूड किस तरह होता है? 90 डिग्री। देखें तो लेटीट्यूड ऑफ साउथ पोल आपको नज़र आ रहा है कि 90 डिग्री है। लेटीट्यूड क्या होता है? ये जो इक्वेटर ज़ीरो है, यहाँ से स्टार्ट कर ले, ये जो एक लाइन 30 पर पड़ा हुआ है, दूसरा 60 पर पड़ा हुआ है और तीसरा 90 पर पड़ा है, तो लेटीट्यूड उस लाइन को कहते हैं जो लेटी हुई है, तो ये लेटीट्यूड कहलाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग लेटीट्यूड्स फ्रॉम अ ग्रेट सर्कल, कौन सी लेटीट्यूड का सर्कल सबसे बड़ा है? तो ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जो इक्वेटर और 0 को मिलाता है, आपको फिगर नज़र आ रहा है। ये जो सर्कल बनता है, ये तो इस तरह गोल है ना, इस ग्लोब के इर्द गिर्द ये लाइन आ चुकी है, तो ये सर्कल सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। इसके बाद ये 30 वाला देखिए, ये थोड़ा छोटा होता जाता है, फिर 60 वाला उससे छोटा हो जाता है, फिर 90 पे तकरीबन 0 हो जाता है सर्कल। The latitude of a place express its angular position relative to the plane of latitude of a place, एक चीज़ का जो latitude होता है वो क्या होता है? वो इसका एक एंगुलर पोजीशन होता है विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर। इक्वेटर से किसी चीज़ का, ये इक्वेटर है, ये 0 और इक्वेटर यहाँ से, अब एक चीज़ इस दुनिया में कहीं पर भी पड़ा हुआ है, तो इस इक्वेटर से उस चीज़ का एंगुलर पोजीशन के वो इक्वेटर से 90 एंगल पे पड़ा है या 50 एंगल पे पड़ा है, इससे कहते हैं लेटीट्यूड। इस चीज़ का लेटीट्यूड कहलाता है ये। 172 which of the following is the farthest from the center of the south from the center of the which of the following is the farthest from the center, सेंटर से सबसे ज़्यादा दूर क्या होता है? इक्वेटर। इक्वेटर सेंटर से सबसे ज़्यादा दूर होता है। देखो डियर, ग्लोब ज़मीन को शो करती है, पूरे ग्लोब, गोल जो ग्लोब होता है, इसका सेंटर, अब ये तो गोल होता है तो इसका एक सेंटर तो होगा फुटबॉल की तरह, ठीक है। अब इस सेंटर से जो दरमियान में है, उससे सबसे ज़्यादा दूर कौन सा चीज़ होता है? इक्वेटर या पोल्स, तो इससे इक्वेटर सबसे ज़्यादा दूर होता है। 173 इफ़ द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन टू प्लेसेस वर 2 hours and 20 minutes, देन द डिफरेंस इन द लॉन्गिट्यूड वुड बी 35 डिग्री। अगर दो जगहों के दरमियान, लेट सपोज इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टाइम का फ़र्क, इंडिया और पाकिस्तान नहीं, तकरीबन चाइना और पाकिस्तान में 3 आवर का फ़र्क है। लेट सपोज एक जगह में 2 आवर और 20 मिनट का फ़र्क है, तो वहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है उसमें कितना फ़र्क होगा? इसमें 35 डिग्री फ़र्क होगा, ठीक है। अब 1 घंटे के हिसाब से कितना डिग्री फ़र्क आता है वो नेक्स्ट MCQs में आएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखिए, जब 2 आवर और 30 मिनट का फ़र्क हो तो लॉन्गिट्यूड में कितना फ़र्क होता है? 35 डिग्री। व्हेन शिप क्रॉस डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एक समंदर में जहाज़ जा रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जुनूब से मशरिक, मगरिब से मशरिक की तरफ, तो वो डेट लाइन को क्रॉस करता है। डेट लाइन एक स्टैंडर्ड लाइन है दुनिया में, इसको क्रॉस करने से टाइम चेंज होता है, तकरीबन 1 दिन का फ़र्क पड़ता है। तो कहता है कि ये लोग कितना टाइम इसका वेस्ट होता है, 1 दिन का टाइम उसका वेस्ट होता है। लेट सपोज वो 16 तारीख़ को जा रहे थे, 17 तारीख़ को उन्होंने वो कर दिया, वो जगह क्रॉस कर दिया, तो वहाँ पर 17 तारीख़ नहीं होगा, तो वहाँ पर 18 तारीख़ को, मतलब उसका 17 तारीख़ स्किप हो जाता है, ठीक है। ये रेड लाइन में, इसकी रेड जो वो है येलो, इसमें एक्सप्लेनेशन है। इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेमोक्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ के सरफेस पर एक लाइन खींचा गया है जो कि साउथ और नॉर्थ पोल के दरमियान ये एक लाइन है, और इसका काम क्या है? ये बाउंड्री है एक दिन और दूसरे दिन के दरमियान, ठीक है। इसको आप क्रॉस करते हो तो आप नेक्स्ट डेट पे चले जाते हो। The international date line passes through 175. The international date line passes through Florida Strait. ये कहाँ पे गुज़रती है इंटरनेशनल डेट लाइन? जो नॉर्थ और साउथ पोल्स को मिलाती है, और इसकी वजह से फिर डेट बदल जाता है, तो ये फ्लोरिडा स्ट्रेट में से गुज़रती है। सेंस ऑफ टाइम, ये टाइम क्यों चेंज होता है, क्यों हमें लगता है कि अब सुबह है अब रात है? ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है। डियर, एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ में क्या फ़र्क है। रोटेशन ज़मीन का अपने इर्द गिर्द, आप अपनी जगह पे अभी खड़ो, अब इसी जगह पे घूमो,
इधर अपनी जगह से गिर्द घूम हो तो इसे रोटेशन कहते हैं, जिस तरह फ़ैन का रोटेशन है। और सूरज के गिर्द ज़मीन का घूमना रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहलाता है। 177 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रेट सर्कल। कौन सा सर्कल ग्रेट सर्कल है? एक बार पहले पढ़ा, इक्वेटर। 178 ग्रीनविच मीन टाइम इज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? यूके। ग्रीनविच मीन टाइम GMT स्टैंडर्ड टाइम है यूके का, और इससे तकरीबन दुनिया के तमाम टाइम काउंट किए जाते हैं। 179 एट विच पार्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ आर डेज एंड नाइट ऑफ इक्वल लेंथ ऑलवेज। कहाँ पर तकरीबन दिन और रात बराबर होते हैं? इक्वेटर पर। 180 the international date line make slight deviation from 180 meridian so that it divides the Pacific Ocean into two equal halves. The international date line makes slight deviation from 180 meridian so that it divides the Pacific Ocean into two equal halves. इंटरनेशनल डेट लाइन्स जो है ये 180 का जो मेरिडियन है उससे मामूली हट कर गुज़रता है, सही है, और इस वजह से ये पैसिफिक ओशन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। दी अर्थ 181 दी अर्थ टर्न्स थ्रू 360 डिग्री इन 24 और अच्छा ये है वो जो हमने इससे पहले बात की कि एक दो जगहों के दरमियान 2 और 20 मिनट का फ़र्क है, तो वहाँ पर कितने लेटीट्यूड का फ़र्क होगा? 35 डिग्री का। तो यहाँ पर देख लें, अर्थ 24 घंटों में 360 डिग्री का मोशन करती है, मतलब घड़ी 12 घंटों में एक चक्कर लगाती है, घड़ी की जो सुई होती है। इस तरह ज़मीन 24 घंटों में ये चक्कर लगाती है, ठीक है, एक गोल चक्कर। तो हर 15 डिग्री कितने लॉन्गिट्यूड को शो करती है? 1 आवर को, 1 घंटा 15 डिग्री को शो करती है, ठीक है। तो 24 आवर में 24 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 360 डिग्रीज बनती है, ठीक है। 182 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द इक्वेटर इज़ इक्वल। अच्छा, अब 1 आवर में तो 15 डिग्री हरकत होती है। अब 1 डिग्री में 1 आवर में 15 डिग्री हरकत होती है, ठीक है, 15 डिग्री हरकत 1 आवर में होती है। अब 1 डिग्री में कितना डिस्टेंस कवर होता है? 1 डिग्री में कितना डिस्टेंस कवर होता है? तो ये 69 माइल्स है, ठीक है डियर। विच ऑफ द फॉलोइंग 183 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? all longitudes and equator are a great circle, ठीक है। लॉन्गिट्यूड एंड इक्वेटर के जो होते हैं सर्कल होते हैं वो बड़े होते हैं। देखिए ये इक्वेटर और लॉन्गिट्यूड का जो सर्कल होते हैं वो बड़े होते हैं इक्वेटर पर। अब ये ज़ीरो और इक्वेटर के दरमियान जो लाइन है ये बड़ा सर्कल बनाती है एज़ कम्पेयर टू 30 पर या 60 पर। इसके अलावा लॉन्गिट्यूड के जो सर्कल है वो भी बड़े होते हैं और इक्वेटर के कम होते जाते हैं, 30 के साथ कम होते हैं। और लॉन्गिट्यूड तो ये 90 और -90 को मिलाने वाले जो लाइन हैं नॉर्थ और साउथ पोल को, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। इनके सर्कल ग्रेट सर्कल होते हैं, मतलब बड़े होते हैं। 184 द इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो हमने पढ़ा, जो दो तारीख जब इसको आप क्रॉस करते हैं तो तारीख चेंज होता है, तो ये पैसिफिक ओशन में से गुजरती है, ठीक है। फ्लोरिडा स्ट्रेट, पैसिफिक ओशन। 185 USA इज़ डिवाइडेड इनटू, खाली जगह टाइम जोन। USA कितने टाइम जोन में डिवाइड हुआ है? 6 टाइम जोन में, और वो टाइम जोन ये है, नीचे रेड वर्ड्स में लिखा हुआ है। 187 latitudes and longitudes both run perpendicular to each other। latitudes और longitude एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। किस तरह परपेंडिकुलर होते हैं? देखिए यार, ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर आते हैं।
यहाँ पर थोड़ा बहुत टेढ़े नज़र आते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली लेटीट्यूड है, और इक्वेटर और ज़ीरो को मिलाने वाले जो लाइन है थ्रू आउट, ये लेटीट्यूड है। ठीक है डियर, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। 188 latitude of a point on the earth is measured by the distance in latitude of a point on the earth is measured by angle from the equator। किस लेटीट्यूड किस तरह मेजर करते हैं? इक्वेटर से उस चीज़ का एंगल। आप कहाँ बैठे हो, दीवार से आप अपना एंगल मेजर करें कि इस दीवार से मैं किस एंगल पे बैठा हूँ, इस दीवार को 90 पे या 60 पे, तो ये आपका लेटीट्यूड हो गया इस दीवार से। अब इक्वेटर से अपना पोजीशन की एंगल वो कर ले, मेजर कर ले, तो ये लेटीट्यूड होता है। ठीक है। द इंटरनेशनल डेट लाइन 189। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ एन इमेजिनरी लाइन एक्सटेंडिंग फ्राम पोल टू पोल along the places on the earth's surface and lies along the 180 मेरिडियन 180 मेरिडियन। ठीक है डियर, 180 मेरिडियन से किसी इंटरनेशनल डेट लाइन एक इमेजनरी लाइन है। इमेजनरी लाइन जिसका फिजिकल वजूद नहीं होता, बस सिर्फ हम कहते हैं कि नॉर्थ और पोल को मिलाने वाले इस लाइन को वो कहते हैं डेट लाइन। along the place on the earth surface and lies along the 180 मेरिडियन। ठीक है, 180 मेरिडियन पर ये पड़ी होती है। अच्छा डियर, ये 180 मेरिडियन पर किस तरह होती है? डियर, मेरिडियन एक्चुअली नॉर्थ साइड का जो लाइन है उससे आप इस तरफ आए ईस्ट तरफ, तो ये मेरिडियन काउंट होते जाते हैं। नॉर्थ पे 0 होता है, तो इस तरह आते जाएं, तो ईस्ट पर जब आप पहुंचते हैं तो ये 90 मेरिडियन कहता है। जब आप साउथ पे पहुंच जाते हैं तो ये 180 मेरिडियन होता है। ठीक है, और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये साउथ और नॉर्थ के दरमियान है, साउथ से स्टार्ट होती है, तो साउथ पे मेरिडियन 180 होता है, तो इस वजह से ये 180 मेरिडियन पर होती है। इक्वेटर की लेटीट्यूड क्या होती है? इक्वेटर की लेटीट्यूड 0 होती है। आपने मैप में देख लिया लेटीट्यूड क्या है, इक्वेटर से डिस्टेंस, और लेटीट्यूड इक्वेटर तो खुद इक्वेटर होता है, तो ये 0 होता है। 199 व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ टाउन इफ़ इट्स लोकल टाइम इज़ 6 पॉइंट व्हेन ग्रीनविच टाइम इज़ 4 PM। अगर ग्रीनविच का मतलब जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 4 PM है, और एक इलाका है वहाँ पर टाइम है 6 PM, तो ये कितने उस पे पड़ा है लॉन्गिट्यूड पे? तो ये 30 ईस्ट पर पड़ा है, 30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, इस जगह से हम ग्रीनविच से हम अपने टाइम काउंट करते हैं कि ये इतना, ये टाउन ग्रीनविच से इतने डिग्री पर है, तो यहाँ पर इतना टाइम होगा। ठीक है, 1 घंटा 15 डिग्री को शो करता है, तो जब 1 घंटा 15 डिग्री को शो करता है तो 30 डिग्री 2 घंटे का फ़र्क को शो करेगी, और इस तरह 6 और 4 बनता है। 192 मैक्सिमम डिफरेंस इन द स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ एट इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड में जो ज़्यादा जगह होता है, ज़्यादा स्पेसिंग होता है, वो इक्वेटर पर होता है। लॉन्गिट्यूड नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाले। 193 द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज़ नोन विद रेफरेंस टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। ठीक है, एक जगह का टाइम मालूम करने का ताल्लुक लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन से होता है। ठीक है, उसके लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन से होता है। 194 इन हाउ मेनी टाइम जोन हैज़ द वर्ल्ड बीन। दुनिया में कितने टाइम जोन है? 24। 195 व्हाट इज़ द क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या है? अ हाईली एक्यूरेट टाइम पीस विच इज़ यूज टू कीप ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये एक डिवाइस है जो ग्रीनविच जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको मेंटेन रखती है, उसको कैलकुलेट करती है। जिस तरह हम कहते हैं कि किलोग्राम वज़न का यूनिट क्या है, हम कहते हैं किलोग्राम। अब किलोग्राम का जो स्टैंडर्ड वो है आला, वो कहाँ पर किससे बना है? प्लाटीनियम इरिडियम। और कहाँ पे पड़ा है? फ्रांस में कहीं पे पड़ा है। तो इसी तरह क्रोनोमीटर एक डिवाइस है जो टाइम ग्रीनविच का टाइम वो करती है, यूज़ करती है, और सॉरी मेंटेन रखती है और इसको काउंट करती है। व्हाट इज़ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? द कंप्लीट नेटवर्क ऑफ पैरेलल इसलैंड मेरिडियन ऑन द अर्थ। ठीक है डियर, यहाँ पे ये ऑप्शन ए हमने गलत लिखा था। ग्रेडियंट क्या होता है?
कंप्लीट नेटवर्क ऑफ पैरेलल एंड मेरिडियन ऑन द अर्थ। ज़मीन का जो ग्लोब है उस पर मेरिडियन के जो लाइनें होती है, मेरिडियन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नॉर्थ से पोजीशन, नॉर्थ से किस साइड पे पड़ा हुआ है और कितने एंगल पर पड़ा है, ये मेरिडियन कहलाता है। और ये जो लाइनें हैं इसका जो नेटवर्क है इसे ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। 197 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्मॉल सर्कल। यहाँ पे कौन सा सर्कल स्मॉल सर्कल है, ये आपके सामने पड़ा है डियर। तो कहते हैं कि अच्छा, अब इसमें से कौन सा स्मॉल सर्कल है, ये जो गिवन ऑप्शन है, तो इक्वेटर के तो 20.5 डिग्री ईस्ट की तरफ जो 20.5 डिग्री है वो स्मॉल सर्कल है, ठीक है। तो ये कौन सा सर्कल की बात करते हैं डियर, ये करते हैं लॉन्गिट्यूडनल की, क्योंकि ईस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है और लॉन्गिट्यूडनल वो है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ की तरफ लेटीट्यूड्स है और ईस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड्स है। तो ये जो इक्वेटर का वर्ड लिखा है इस साइड पे 20.5 डिग्री पर जो एंगल आती है, जो लाइन आती है वो क्या कहलाती है, वो स्मॉलेस्ट सर्कल है। प्राइम मेरिडियम इज़ आल्सो कॉल्ड, मेरिडियन क्या होता है डियर, ये नॉर्थ और साउथ के बिल्कुल दरमियान जो लाइन है उससे इस साइड पे, ईस्ट साइड पे या वेस्ट साइड पे किसी चीज़ की पोजीशन मेरिडियन कहलाती है। तो यहाँ पे देखते हैं प्राइम मेरिडियन इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन मतलब स्टार्ट्स जो है उसे ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम है, डेट ऑफ लाइन है जो साउथ और पोल के मिलाती है, वो लाइन जो साउथ और पोल को मिलाती है, तो इसे आप प्राइम मेरिडियन भी कह सकते हैं, मतलब स्टार्ट मेरिडियन। स्टार्ट हम कहाँ से लेते हैं, नॉर्थ से। अगर आप स्टार्ट साउथ से लेते हैं तो फिर वैल्यूज़ आपके नेगेटिव में आएंगे, बाकी वही सीन होता है। 199 विच इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स, कौन सी लाइन लॉन्गेस्ट होती है, ज़ीरो मेरिडियन। ज़ीरो मेरिडियन जब आप बिल्कुल नॉर्थ पर पड़े हो, 45 ईस्ट की जानिब हो, आप नॉर्थ से 45 डिग्री आ जाते हो, या 90 डिग्री वेस्ट की तरफ चले जाते हो, तो कौन सा लाइन लेंथी है, तो कहते हैं कि ये तमाम लाइन बराबर है। द विंड सिस्टम इन द इक्वेटोरियल एरिया इज़ नोन एज, जो इक्वेटर के इलाके में देखो डियर, ये जो इक्वेटर का लाइन एरिया है, यहाँ पे जो विंड होता है, ये ज़ीरो टू इक्वेटर जो लाइन है, इस इलाके में जो विंड होता है कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं, तो डियर इसको कहते हैं ट्रेड्स। डियर 200 MCQs पूरे हो गए। MCQs तो बहुत ज़्यादा है, ये सीरीज़ हम चलाते रहेंगे और आज के दिन में हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो जनरल नॉलेज आपका मुकम्मल इस चैनल से कवर हो जाएगा। इसके बाद जो प्रीवियस 2 ईयर्स का जो वो है, ये तो एवरीडे साइंस है, प्रीवियस 2 ईयर्स की जो जनरल नॉलेज है वो आता है MCQs में। और उन्होंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने तो बिल्कुल मेंशन किया है कि प्रीवियस 2 ईयर्स का, तो वो भी यहाँ पे से आपका कवर हो सकता है। तो जस्ट विद इन 3 डेज़ ये सब कुछ अपलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और डियर एजुकेशनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन और कंटेंट के लिए हमारे चैनल पर रहिए। थैंक्स।